इस वीडियो को अगर आप देखने लगे हो तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि जो मैंने ये वीडियो बनाई है वो वीडियो मैंने पहले अपने सारे दोस्तों से सलाह करके जो भी यहाँ पे कनाडा में आए हुए हैं 2-3 साल पहले उनसे सबसे पूछ पाछ के फिर मैंने अपनी कार ली थी और मैंने वही अपना एक्सपीरियंस आप सबसे शेयर करने की कोशिश की है ताकि आप अगर न्यू कमर हो कनाडा में, आपको नहीं पता, अगर आप मेरे जैसे हो तो आपको थोड़ा सा ईजी हो जाए, आपको इतनी सिरदर्दी ना करनी पड़े जितनी कि मैंने की थी अपनी कार लेने के टाइम पे। तो वीडियो देखो, एंजॉय करो और अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, यहाँ पे कमेंट डाउन कर। हेलो गाइस, वेलकम टू दी व्लॉग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नई कार के ऊपर, जो कि मैंने अभी न्यू कार ली है। तो मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, मेरे को इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी सारे मैसेज आ रहे थे कि आपने नई कार जो ली है उसके बारे में बताओ, उसकी कॉस्ट क्या आती है, मंथली कॉस्ट क्या है, उसका बाकी का खर्चा क्या है। तो आज इस वीडियो में हम वही सारी बातें करेंगे। स्टार्टिंग करेंगे हम गाड़ी की मंथली कॉस्ट से, उसके बाद हम जाएंगे कि आपको गाड़ी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि गाड़ी के साथ जो एक्स्ट्रा खर्चे आते हैं जो कि हमें पहले नहीं बताए गए होते, बाद में जाके हमें पता चलते हैं कि अगर हमने गाड़ी ली है तो हमारे साथ ये वाले खर्चे भी ऐड ऑन होने हैं। और लास्ट में हम बात करेंगे गाड़ी के बेनिफिट्स क्या हैं और क्या बेनिफिट्स नहीं है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, बात करते हैं मंथली खर्चों के बारे में कि मंथली खर्चे हमारी जो गाड़ी में आते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो मंथली खर्चा जो मेरी गाड़ी का आता है, वो गाड़ी की जो इंस्टॉलमेंट्स जाती हैं वो जाती है $600। $600 मतलब कि बाई वीकली मेरे 2 हफ्ते बाद जो मेरे अकाउंट से पैसे कटते हैं वो $300 करते हैं। इसके साथ साथ जो मेरे को इंश्योरेंस मिली हुई है वो काफ़ी सही मिली हुई है, वो मिली है मेरे को $250 पर मंथ। तो $250 पर मंथ वो मेरे को इसलिए मिल गई है क्योंकि मैंने प्रोविंस चेंज कर ली थी मूव होने से पहले, और मैंने इसी प्रोविंस के हिसाब से लिया। तो यहाँ पे प्रोविंस में जो है वो इंश्योरेंस के रेट्स हैं वो काफ़ी कम है। और ये इंश्योरेंस मैं आपको तब बता रहा हूँ जबकि मेरा लाइसेंस, जब मैंने ली थी नई नई कार, मैंने आज लाइसेंस लिया है और 2 दिन बाद मैंने गाड़ी मंगवा लिया है, तब मेरे को जाके ये वाली इंश्योरेंस पड़ी थी। तो जो गाड़ी का मेनली खर्चा पड़ता है वो आपको मान लो कि $600 वो हो गया और $250 वो हो गया, तो $850 का लगा लो कि आपका जो खर्चा है वो गाड़ी का पड़ता है। उसके बाद जो एड ऑन होता है उसके अंदर वो होता है ऑयल का खर्चा। तो ऑयल का जो मेरे को पड़ता है वो पड़ता है 350 से 400। तो कुल मिला के आप जो गाड़ी का खर्चा है वो इतना मान के चलो कि आपको 1200-1300 के अंडर अंडर गाड़ी का खर्चा आएगा एक नई ब्रांड न्यू कार का। और जो मेरी कार है वो है होंडा सिविक स्पोर्ट्स मॉडल 2025 अभी स्टार्ट हुआ है, लेकिन मैंने पहले ही ले ली थी, जब वो लॉन्च हुई थी तभी मैंने ले ली थी 1 महीने के अंदर अंदर ही। तो ये सारा उसका खर्चा था। बाकी अब जो एक्स्ट्रा खर्चे आते हैं वो भी उसके साथ बहुत सारे आते हैं। और जो मेरा मंथली खर्चा है वो तो अलग से चल ही रहा है, जो कि $1500 है, जो कि मेरे खाने पीने का, रहने का, घर का सारा, बिजली का बिल वगैरह मंगा के बहुत सारा बनता है। तो ये हो गया कि मेरा मंथली एक्सपेंसेस। अब बात करते हैं कि आपको नई कार लेनी चाहिए या पुरानी कार लेनी चाहिए। ये जो क्वेश्चन है वो सबसे खतरनाक है, और इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए मैंने जितने भी लोगों को जानता हूँ, मैंने कनाडा में मैंने सबको अप्रोच किया, सबसे बात की, और उसके बाद जो मैंने निष्कर्ष निकाला वो ये निकाला कि आपको नई कार ही लेनी चाहिए। लेकिन वो भी डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप नई कार क्यों लेना चाहते हो और पुरानी कार क्यों नहीं लेना चाहते। तो मैं आपको अभी कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिनसे कि आपको डिसाइड करने में इजी होगा कि आपको नई कार चाहिए या पुरानी कार चाहिए। तो गाइस, बात करते हैं पहले पॉइंट की कि आपको नई कार लेनी चाहिए या पुरानी कार लेनी चाहिए। उसके लिए हम पहले पॉइंट की बात करते हैं कि जैसे कि आप अगर मेरे जैसे बंदे हो जिसको कि गाड़ियों के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है गाड़ियों के साथ, उसके घर में गाड़ी नहीं थी, उसको पता नहीं है कि गाड़ी में कैसे क्या करना है, बोनेट खोलते हैं तो उसके अंदर क्या क्या है, उसको नहीं पता कौन सा इंजन है, कौन सा क्या है, कौन सा क्या चलता है, उसको कोई नॉलेज नहीं है। तो उस बंदे के लिए जो गाड़ी है वो मैं सजेस्ट जो करूंगा वो यही है कि वो आप नई गाड़ी की तरफ जाओ, क्योंकि आपको इतनी टेंशन नहीं होगी जब आप गाड़ी ले लोगे। क्योंकि जब आप पुरानी गाड़ी लेते हो तो पुरानी गाड़ी के साथ जो ये होता है कि आपको महीने 1 महीने 2 महीने बाद मैकेनिक की विजिट मारनी पड़ती है, मैकेनिक के पास जाना ही पड़ता है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ चला ही खराब हुआ ही होता है। क्योंकि जो आपको गाड़ी देता है वो देता है इस हिसाब से है कि वो 2 लाख 3 लाख 4 लाख चली होगी। और अगर आप 1,90,000 या 1.5 लाख चली हुई गाड़ी लेते हो तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि उसमें $20-25 आप मंथ के $20 लगा लो कि आपको ज़्यादा देने पड़ेंगे हर महीने में, तो आपको नई कार मिल जाएगी। तो ये चक्कर है कि अगर आपने लेनी है कार तो आप ये सोच के रखो कि आपको अगर तो गाड़ी के बारे में फुल नॉलेज, आपको पता है कि गाड़ी कैसे चलती है, क्या हिसाब किताब है, तो फिर आप जा सकते हो बड़े मजे से अपनी पुरानी कार की तरफ। नहीं तो नई कार जो है वो सबसे बेस्ट है लेनी। बाकी
ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास जॉब स्टेबल है, नहीं है, क्या चक्कर है, वो सारी बात की बातें इसमें जुड़ती हैं। जो नई कार होती है वो ये होती है कि अगर आपको पता है कि हाँ, आपने ये गाड़ी 10 साल चलानी है, 5 साल चलानी है, 4 साल चलानी है, तो फिर तो आप नई गाड़ी की तरफ ही जाओ, क्योंकि बार-बार गाड़ी चेंज करना यहाँ पे इतना ईज़ी नहीं है। गाड़ी बाय करना बहुत ईज़ी है, लेकिन उसके बाद जो चक्कर बढ़ते हैं वो बड़े डिफरेंट बढ़ते हैं। और वही अगर आप एक पुरानी कार लोगे, जो मान लो आप 4-5 हज़ार डॉलर तक तो लोगे ही। जो आप लोएस्ट भी चल के चलो तो 4-5 हज़ार डॉलर तक लोगे, वो भी जो 5-10 3-4 लाख किलोमीटर चली होगी। तो फिर चक्कर तो ये है कि अगर आपको मान लो कि 1 महीने बाद अगर आपको नई गाड़ी लेनी पड़ी, तो फिर वो जो आपके 4-5 हज़ार डॉलर हैं वो तो गए सारे खराब। और पुरानी गाड़ी का ये भी चक्कर है कि मेरे ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 3-4 दोस्तों ने ऐसे गाड़ी ली हुई है, जिन्होंने कि पुरानी गाड़ी ली थी और वो हाईवे पे चल के उन्होंने ज़्यादा स्पीड दे दी, उसका इंजन गया। अब वो गाड़ी वहाँ पे $0 की हो गई है। ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको कबाड़ी में बेचोगे, ठीक है, कबाड़ का, कितने पैसे मिलेंगे आपको? जंक यार्ड से ज़्यादा नहीं तो 200, 300, 400, $500 मिल जाएगा। इससे ज़्यादा कोई भी जंक यार्ड वाला आपको पैसे देने नहीं वाला। और जो आपने $5000 वहाँ पे वेस्ट किए हुए हैं, जिस बंदे को दिए हैं, अगर आप उसको भी कॉल करोगे तो वो बोलेगा कि भाई, मैंने तो तेरे को कार दे दी थी, तब तो सही थी, अब मेरे को नहीं पता। तो ये थोड़े से जो हैं वो डिसएडवांटेजेस हैं आपके पुरानी कार लेने के। लेकिन इसके साथ साथ आपके पास एडवांटेज भी आते हैं पुरानी कार लेने के। वो एडवांटेज ये है कि जैसे कि मैंने आपको मंथली खर्चा बताया, मैंने नई कार ली थी तो मेरा मंथली खर्चा $1200-1300 जा रहा था, ठीक है। वही आप पुरानी कार लोगे तो आपकी 400-500 के साथ इंश्योरेंस बढ़ जाएगी। 400-500 इंश्योरेंस के साथ साथ आपने जो तेल का लगा लिया 500-600, तो 800 तक आपका पूरा राउंड ऑफ करके जो भी लगा लो आप खर्चे बाकी के आएंगे, ठीक है, वो भी सारे इंक्लूड रहेंगे। लेकिन इसके साथ आप हर मंथ का $100 और $150 वो भी लगा के चलो, हर 2 मंथ या 3 मंथ बाद, कि आपको वो भी गाड़ी के ऊपर लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ कहीं न कहीं से निकला रहता ही है। और अगर आपको नॉलेज नहीं है गाड़ी के बारे में तो वो आपको देगा फालतू की सिरदर्दी। और फालतू की सिरदर्दी यहाँ पे कनाडा में ज़हर की तरह काम करती है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, और उसके साथ अगर एक और कार की भी प्रॉब्लम आ जाए, जो कि हमने अपनी सहूलियत के लिए ली थी, जो कि हमने अपनी लाइफ को ईज़ी बनाने के लिए ली थी, वो भी अगर आपको और ज़्यादा देनी शुरू कर दे तो और चक्कर पड़ जाता है। तो गाइज़ अब हम बात करेंगे एक्स्ट्रा खर्चों के बारे में, कि जब हम कार लेते हैं तो उसके साथ एक्स्ट्रा खर्चे क्या आते हैं। तो मेनली कार लेने के साथ कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्चे नहीं आते अगर आपने नई कार ली है तो। क्योंकि मैंने नई कार ली है तो मेरे को तो वही पता है जो कि मैंने अपनी कार के ऊपर स्पेंड किया है। तो मैंने जो अपनी कार के ऊपर स्पेंड किया है, वो मैंने किया है सिर्फ़ और सिर्फ़ विंटर टायर्स के ऊपर, और वो मेरे को पड़े थे 750 टू 800 के आस-पास थे, मतलब इसके बीच में था, कोई मेरे को एग्ज़ैक्ट नंबर नहीं याद, लेकिन 750 टू 800 के आस-पास था, वो भी अच्छे वाले टायर लगवाए थे मैंने। और सेकंड हैंड थे। ये भी बात नोट करने की है यहाँ पे कि सेकंड हैंड थे। अदरवाइज़ जो एक टायर पड़ता है, अगर आप नया टायर लोगे कहीं कैनेडियन टायर से या किसी भी टायर वाली कंपनी से, तो वो आपको $500 के आस-पास ही पड़ेगा। चाहे जितने मर्ज़ी डिस्काउंट चल रहे हों, जो मर्ज़ी चल रहा हो, वो $500 के आस-पास ही पड़ेगा, मतलब कि 2000 के आपके नए टायर पड़ेंगे, नए वाले। लेकिन यहाँ पे कनाडा मैंने सबसे पूछ के देखा है, तो वो सारे के सारे जो हैं वो पुराने ही डलवाते हैं, तो इसका इतना कोई चक्कर नहीं है। उसके बाद बात आती है अदर एक्स्ट्रा खर्चों की। अदर एक्स्ट्रा खर्चे जो हैं वो आपकी कार के साथ वो आएँगे कि आपको डैश कैम लगवाना पड़ेगा, आपको विंडशील्ड का फ्यूल चेंज करना पड़ेगा हर महीने, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, मतलब कि वो किलोमीटर के हिसाब से आपको सर्विस करवानी पड़ेगी, उसका $250-300 का खर्चा आएगा। तो ये वाले जो हैं वो थोड़े से एक्स्ट्रा खर्चे भी आपकी गाड़ी के साथ जुड़ते हैं। ये नहीं होता कि अगर आपने कार ले ली तो आपको पता है कि $1300 जाने हैं, मतलब कि वो $1300 ही जाने हैं, ठीक है? वो एक्स्ट्रा खर्चे भी आपके साथ जुड़ते हैं। और यही अगर आप पुरानी कार लेते हो तो पुरानी कार वाला आपको ये भी कर सकता है कि उसके पास तो विंटर टायर हो गए, तो अगर उसने आपको वो वाले विंटर टायर दे दिए तो फिर भी ठीक है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि बिना विंटर टायर्स के आपकी गाड़ी चल सकती है, तो नहीं चल सकती। ये तो पूरे के पूरे वही हैं। अब लास्टली वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको कार लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ये काफ़ी सीरियस टॉपिक है, और काफ़ी बच्चों को मतलब कि इसमें डाउट होता है, कि सबको होता है कि हाँ, हमें कार लेनी है, क्योंकि कार लेने से क्या होता है, लाइफ ईज़ी होती है। नो डाउट, लाइफ ईज़ी होती है, लेकिन उसका जो हर महीने वो $1300-1400 अकाउंट से कटता है, वो चुभता है। जब वो अकाउंट से पैसे निकलते हैं ना, तो पता चलता है कि यार, मंथ की किस्त की, हमने अकाउंट में $500 रखा हुआ था, ठीक है, सुबह उठ के देखा वो गया, कहाँ गया? कार की किस्त में चला गया। तो वो वाले पैसे ना वो चुभते हैं। और अगर तो आप हो स्टूडेंट अभी, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप कार ना ही लो, क्योंकि अगर आपके पास कुछ ऐसी जॉब नहीं है, या कुछ आपको पता नहीं है, आप कर नहीं सकते,
कि आप गाड़ी का खर्चा गाड़ी से ही निकाल सको, तो फिर आपको एक बार रीथिंक करने की ज़रूरत है कि आपको कार लेनी चाहिए और नहीं लेनी चाहिए। और अगर तो आप रहते हो ब्रैम्पटन वाले एरिया में, जीटीए में, टोरंटो में रहते हो, तो आपको कार लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना अच्छा है। अगर आपकी सिटी में बसेस टाइम से चलती हैं, एक के बाद आधे-आधे घंटे बाद, 15-15 मिनट बाद बसेस आती रहती हैं, तो आपको कार लेने की कोई नीड नहीं है। वो सिर्फ़ आप अपना ऐड ऑन एक्स्ट्रा खर्चा करोगे। लेकिन इसके साथ ये भी है कि अगर आपको कोई अच्छी जॉब मिल रही है, कि मान लो कि आपको एक स्किल लेवल की जॉब मिल रही है जिसके बाद कि आपकी पीआर हो जाएगी, और वो जॉब है आपसे 15 किलोमीटर दूर, 20 किलोमीटर दूर, वहाँ पे कोई बस नहीं जाती, इसलिए आपको कार मिल रही है, तो आप कार ले सकते हो। फिर तो आपको लेनी भी चाहिए, क्योंकि उसके बाद अगर बस सिंपल सा एक बार दिमाग में सोचना कि आपको रियली कार की नीड है या नहीं है। क्योंकि मैंने जब कार ली थी, मैंने भी यहाँ के आने के बाद 2 साल बाद ली है। 2 साल मैंने बसेस के ऊपर ही ट्रैवल किया है, सारा कुछ किया है। जाने में भी टाइम लगता था, आने में भी टाइम लगता था, और ऐसे भी दिन आए थे जबकि मैं 1-1 घंटे के लिए सिर्फ़ घर पे आता था, बाकी एक शिफ्ट से आया, सीधा दूसरी शिफ्ट पे चला गया। तो बीच में ये भी टाइम आता है। लेकिन आपको अपने आप से एक बार पूछना पड़ेगा कि आपको, इफ़ यू रियली नीड ए कार, देन यू विल गो फॉर ए कार, अदरवाइज़ इट्स लाइक अ पेन इन योर हेड, बिकॉज़ आपको नहीं पता चलेगा कि वो पैसे कहाँ से जा रहे हैं, कहाँ पे आ रहे हैं। और अगर आपके पास कोई स्टेबल जॉब नहीं है, तो हाथ जोड़ के विनती है कि वो आप कार ना लीजिए, क्योंकि कार का खर्चा फिर आपसे नहीं निकाला जाएगा, और वो बाद में आपके लिए ज़्यादा सिरदर्दी बनेगा। पहले तो आपको अपने घर का खर्चा निकालना पड़ेगा, आपके रहने का रेंट जाएगा, सारा कुछ जाएगा, खाने-पीने का खर्चा जाएगा, उसके साथ-साथ कार का खर्चा भी ऐड हो जाएगा, तो वो फिर ज़्यादा दिक्कत पड़ेगी। लेकिन उसके साथ-साथ ये भी एग्ज़ाम्पल है, मेरे दोस्त ये भी हैं जिनके पास कोई जॉब नहीं है, लेकिन उनके पास कार है, वो उबर चला-चला के अपना गुज़ारा करते हैं। उनका भी गुज़ारा हो जाता है, वो राइड्स प्रोवाइड करते हैं। तो बात दोनों तरफ से निकलती है, डिपेंड ये करता है कि आपकी सर्कमस्टांसेस क्या हैं। अगर तो आप सिर्फ़ कॉलेज जाने के लिए कार ले लो कि मैंने कॉलेज जाना है, कॉलेज जाके टॉर मारूँगा कि मेरे पास कार है, तुम्हारे पास कार नहीं है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी को यहाँ पे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि वो 4 बंदे आपके पास आया करेंगे और हेलो, हेलो भाई क्या हाल है, क्या नहीं है? मेरे को घर छोड़ देना आज, मेरे को वहाँ पे छोड़ देना, आपके हँस से बुलाएँगे आपको। लेकिन जब उनका मतलब पूरा आ जाएगा, तो उसके बाद उनको भी आपसे कोई मतलब नहीं रहेगा, तो फिर उनको खुश करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो यही थी मेरी टोटल वीडियो। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।